हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग घर पर पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से लेक्चर भेज रहे हैं। जो जरूरत है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 के अगले लेक्चर जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए थे चार्ज के बारे में, जो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उसी के बारे में कहानी चल रही थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को अगला प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। हम लोग ये देख लिए थे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी के मास में जो स्लाइटली डिफरेंस था वो किस तरह से था। उसमें ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिसमें घुसता है वो निगेटिवली है, उसका मास जो है कुछ लेकर आता है। ये भी हम लोग देखें कि चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है। मैंने ये समझे इस तरह से। अगला प्रॉपर्टीज जो है हम लोग बात करें कि अगला प्रॉपर्टीज में क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं। चार्ज और मास का जो आपस में दोनों, देखिए चार्ज और मास दोनों फंडामेंटल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी कभी जो मास है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में भले मास चेंज नहीं करता है, बट अगर उसको ये देखा जाए तो मास जो है स्पीड डिपेंडेंट होता है। भले हम लोग उस चीज को रिकॉर्डेड नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं ले पाते हैं उसका, लेकिन डे टू डे लाइफ में मास भी चेंज करता है। जो स्लाइटली चेंज करता है उसका हम लोग एक रिलेशन से समझ सकते हैं कि मास जो है m0 इंटू डिवाइडेड बाई 1/v² भी क्या है, किसी भी बॉडी का हमने ये कंपेयर, हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी का, किसी बॉडी पर जो चार्ज है, अगला प्रॉपर्टी भी बन जाएगा ये आपका। जो किसी भी बॉडी पर या पार्टिकल पर जो चार्ज है, वो चार्ज क्या स्पीड डिपेंडेंट है या नहीं, क्या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। तो आंसर सीधे भाषा में देखा जाए और सीधे बोला जाए तो चार्ज जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो है, जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे ये मास है रेस्ट मास, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास, और ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और ये सी जो है स्पीड ऑफ द लाइट। सी जो है स्पीड ऑफ द लाइट, सी हम लोग जानते हैं सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रॉपर्टी कहता क्या है? प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मतलब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर 10 कूलम्ब का एक बॉडी पर चार्ज मैंने दे दिया, 10 कूलम्ब का चार्ज मैंने, मान लो कि ए बॉडी पर हमने पॉजिटिव 10 कूलम्ब का चार्ज दिया और इसका रफ्तार मैंने बढ़ाने लगा, रफ्तार इज ग्रेजुअली गोइंग ऑन, और इसका मास मान लो 2 ग्राम 10 ग्राम एम है, सपोज एम है, एम का मान लो 2 किलो है, सपोज दैट, ऐसा मान सकते हैं। और इसकी रफ्तार हमने बढ़ाने लगा, बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया कि अगर देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, इससे अगर हम v को c के बराबर करें तो m टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, m टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब मेरा सीधा सा कहना है कि मास जो है, मास वो स्पीड डिपेंडेंट है, बट इसको आप कितना भी बढ़ा दो, ये चार्ज जो है 10 कूलम्ब, ये नहीं चेंज होगा। बाद में आगे जाकर देखोगे कि ये चार्ज तो चेंज नहीं होता है, जो मैग्नीट्यूड चार्ज का 10 कूलम्ब है वो चेंज है, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज होने से, शेप में कंट्रैक्शन या जो भी लेंथ में इसकी जो कुछ कमी होने से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर
बोला जा सकता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है या लिनियर चार्ज डेंसिटी है या जो चीज है वो चार्ज डेंसिटी वैरी कर सकता है। स्पीड के रिगार्डिंग चार्ज डेंसिटी वैरी कर सकता है, बट जो चार्ज है वो कभी चेंज नहीं करेगा। चाहे आप कितना भी रफ्तार बढ़ा लो, 10 कूलम का 10 कूलम ही रहेगा, लेकिन मास भी चेंज करता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग जो देखते हैं कि जो रफ्तार होती है वो रफ्तार से जो भी गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रही है, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, उससे हमारा ये मास पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम उस मैकेनिक्स में जितने भी सवाल बनाते हैं उसको मास को कांस्टेंट मानकर काम करते हैं। ये लिंकअप कराना था प्रॉपर्टी से, तो मैंने बताने की प्रयास किया कि इस प्रॉपर्टीज के तहत हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो स्पीड डिपेंडेंट है और जो मास है, सॉरी मैंने क्या बोला कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड पर डिपेंड नहीं होता है, नहीं करता है। मतलब कि जो चार्ज है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है और मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। ये रही प्रॉपर्टी रही चार्ज की। चार्ज की क्या रही? प्रॉपर्टीज। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करेंगे तो हम लोगों के पास इससे न्यूमेरिकल हम लोगों के लेवल पर इससे सवाल बन सकते हैं। जैसे Q बराबर जो मैंने बताया प्लस माइनस n इंटू T से सवाल हम लोग कुछ सीख सकते हैं और क्वांटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट से सवाल सीख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हम लोग चार्ज की यूनिट समझते हैं जो कूलम है, ये कूलम बहुत ही बिगर यूनिट होता है, बहुत ही बिगर यूनिट है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट का भी जुगाड़ करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कूलम इतनी बड़ी यूनिट है कि मैं बताऊं कि अगर एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए, अरे चार्ज तो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है तो एक कूलम चार्ज किसी बॉडी पर जब आएगा या अपीयर होगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब कि जो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए Q बराबर N इंटू E, तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब कि n का मान जो है यहां से अगर हम लोग समझे और E का मान क्या होता है भाई, तो मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लिखते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको अगर आप ऐसा करो, कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर मिल जाता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि एक कूलम चार्ज एपियर होने के लिए, किसी बॉडी पर इतना चार्ज को आने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ लो कि इसकी काउंटिंग कितना डिफिकल्ट है बेटा। 10 के पावर 18, 10 के पावर जो 18 है उसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, आप समझ सकते हो कितना बोल सकते हैं 10 के पावर 18 को। 10 के पावर जो 18 है वो कितना है, आप काउंट करके बताओ। हम लोगों ने जब इसको काउंटिंग में किया तो इसको 100 करोड़ अरब, 100 करोड़ अरब का मतलब ये पैरामीटर को मैंने छोड़ दिया, इतना की वैल्यू, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होगा कहीं से तो जो चार्जेज आएंगे उस पर वो 1 कूलम का है।
तो आप लोग ध्यान रखें कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर, जो चार्ज है 1 कूलम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25। आपको समझ में आ गया होगा कि 1 कूलम कितना बिगर यूनिट है। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ ले। अब आपसे सवाल इस पर पूछा जा सकता है, तो 1 कूलम बिगर यूनिट है, तो सर स्मॉलेस्ट यूनिट भी थोड़ा बता दीजिए कि हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट पर सवाल इसीलिए स्मॉलेस्ट यूनिट की जरूरत है जहां किताबों में आपको उसी पर, जैसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, ये सब जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज माइक्रोकूलम बहुत ज्यादा यूज होगा। 10 टू द पावर 1 माइक्रोकूलम में कितना कूलम होता है? तो 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। 1 मिली कूलम में कितना कूलम होगा? तो 10 टू द पावर -3 कूलम होगा। 1 नैनो कूलम में कितना होगा? तो 10 टू द पावर -9 कूलम होगा। इसी तरह से पीको भी होता है, तो आप पीको भी समझ सकते हैं। 1 पीको कूलम जो है 10 टू द पावर -12 पीको माइनस में होता है, 12 होता है पीको। माइक्रो, मिली, नैनो बहुत ज्यादा यूज होगा, पीको भी यूज हो सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि चार्ज का ये सारे के सारे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कूलम बहुत ही बिगर यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है। प्रैक्टिकल लाइफ में उतना बड़ा यूनिट हम लोग काम में न लेकर, ऐसा यूनिट है कूलम। एसआई क्या है? यूनिट है। वो साइंटिस्ट ऑनर थे, उनके नाम पर, उनके रेस्पेक्ट, जैसे हम लोग किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर जो कोई यूनिट्स रखते हैं, रखा गया है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए रखा गया है। हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन पढ़ते हैं। न्यूटन साहब बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ी खोज किए थे, फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोगों को क्या देखा यहां पर कि 1 कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए 6.25 इंटू मतलब 625 करोड़ अरब, ऐसा बोला जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करेंगे तभी जाकर पॉसिबल है। आपसे और सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड द number of electron transferred, number of electrons transferred to create 100 microcoulomb charge, 100 microcoulomb charge। इन अ बॉडी, किसी बॉडी में 100 माइक्रोकूलम चार्ज क्रिएट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा? तो सर Q बराबर एनी जो आपने फॉर्मूला बताया है उस पर सेट करते हैं। वेरी गुड, आप इस पर लगाइए और इसको बना दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था? तो ये, अरे हाँ सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया से हम लोगों को पहले बताया कि 1 कूलम चार्ज बनाने में हमको इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 100 माइक्रोकूलम सर, तो 100 माइक्रोकूलम स्टैंड फॉर 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। तो सर 1 कूलम जब हमको मालूम है तो 100 माइक्रोकूलम का मीनिंग मतलब कि 100 इंटू 10 टू द पावर -6
को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, मतलब ये कि 100 इंटू 10 के पावर -6 1 माइक्रो कूलम स्टैंड फॉर 10 टू द पावर -6। तो 100 में आप 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें गुना कर दो 6 मल्टीप्लाई 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इंटू यहां पर कितना है बताओ कितना है 10 के पावर 2 और यहां पर कितना है 10 के पावर -6 है। मतलब ये हो जाएगा 10 के पावर -4। 18 में से 4 चला जाए तो बोलना पड़ेगा 18 में से 10 के पावर 4 निकालोगे, 18 में से 4 निकालोगे तो 14 आ जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तब जाकर 100 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। 100 माइक्रोकूलम और निगेटिव चार्ज की बारी में कहेगी -100 माइक्रोकूलम, मतलब कि उतना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भेजना होगा, आपको घुसाना होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो कहानी है किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज 1 मिलीकूलम में कितना चार्ज आए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे, 100 मिलीकूलम हो 100 नैनोकूलम हो, इस तरह की सवाल आप कर सकते हैं। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने अगर इसको रिकॉल करें कि पूरी तरह से जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे लगभग हम लोगों ने सीखा है। जितना जरूरत है हम लोगों को एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए, जो उसका ग्राउंड है, उस ग्राउंड की तैयारी जो है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें के बारे में, चार्ज जो है क्या है, मास क्या है, मास कैसे वैरी करता है, किस रिलेशन से वैरी करता है, चार्ज नहीं वैरी करता है, ये सब चीजें के बारे में हम लोगों ने सीखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और बेसिक फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए काम करें और ये देखें कि आने वाले जो कुछ आइडियाज हैं और क्या क्या जरूरत पड़ सकती है हम लोगों को। तो एक टर्म हम लोग और डिफाइन करें यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है जो साइंटिस्ट कूलम्स ने दिए थे, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा बहुत चर्चा हल्का सा इस पर कर लेते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ के बारे में। थोड़ा बहुत है, आपने ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा होगा, आप ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कैलकुलेशन करने वाली जो एक्सप्रेशन है फोर्स का 9th क्लास में सीख कराया होगा। उसमें आपने सीखा कि F बराबर Gm1m2/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बॉडी जो है यूनिवर्स की, कोई भी एक बॉडी जो एक दूसरे बॉडी को इसी फोर्स से इंटरेक्ट करती है, ये सब चीजें बातें हैं। हम लोग उसी तरह से 2 पॉइंट चार्ज के बीच का भी फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए साइंटिस्ट कूलम ने एक रिजल्ट्स दिए, जिसके वजह से हम लोग किसी भी 2 चार्ज बॉडी पर फोर्स जो है कैलकुलेट करते हैं। 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इसके बारे में अकॉर्डिंग टू कूलम्स इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज QA और QB फाइनाइट सेपरेशन पर अगर रखा गया है, फाइनाइट सेपरेशन R पर रखा गया है, और इन दोनों चार्जों का नेचर जो भी हो,
अगर सेम नेचर का चार्जेज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो अट्रैक्टिव लगेगा। उन्होंने कहा इस तरह से कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को फाइनाइट सेपरेशन पर रखा जाए, फाइनाइट सेपरेशन पर रखा जाए मतलब यहां पर रखेंगे, अगर ये सेम नेचर है, अब मैंने यहां से रखा तो ये दूर भागेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि सेम नेचर है तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, तो जिधर भागेंगे उधर फोर्स लगेगा। अगर ये सेम नेचर है मतलब कि इनका जो प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है पॉजिटिव आता है तो सेम नेचर है। अच्छा सर, अगर सेम काइंड ऑफ चार्जेज है, सेम नेचर, क्यूए एंड क्यूबी भी दोनों मान लेते हैं प्लस है, ये भी प्लस है मान लेते हैं, तो फोर्स किधर लगा भाई? इधर लगा। और ये भी हमने मान लिया कि जहां पर रखा गया है वो वैक्यूम है या एयर है, यही मान सकते हैं। अभी ज्यादा नहीं, हम लोग को एक्सप्रेशन से मतलब है, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन समझे इस चीज को। तो इनके बीच जो फोर्स लगा क्यूबी पर क्यूए के द्वारा या क्यूए पर क्यूबी के द्वारा, ये जो फोर्स लगा ये उतना ही लगा जितना क्यूए क्यूबी पर लगाया और क्यूबी क्यूए पर लगाया। मतलब सर ये तो न्यूटन थर्ड लॉ में हम लोगों को पढ़ा था कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है तो उतना ही अमाउंट का फोर्स पहले वाली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी और दूसरी वाली बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी। लेकिन सर एक्शन, तो इसका मतलब है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। यस, कूलम्ब्स लॉ जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब कि ये जो फोर्सेज है अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और एक ही इनके जो लाइन ज्वाइन करने वाली जो चार्जेस का जो लाइन ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है उसी पर लगेंगे। कभी नहीं होगा कि ये फोर्स ऐसे लगेगा चाहे ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं वो एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जो लगाती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाती, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो उसी तरह का यहां भी केस। खैर, इसको बहुत सारा डिटेल्स हम लोग 12th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक्सप्रेशन देने का प्रयास किया है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो ये फोर्स लगा, इधर मान लो मैग्नीट्यूड ये फोर्स वेक्टर है तो F1 लगा, मान लो इधर F2 कहा इसको, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये जो फोर्स हुआ, मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स हुआ, वो देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड मतलब कि क्यूए का मैग्नीट्यूड है और क्यूबी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो है। अगर ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक रिजल्ट आता है कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा क्यूए क्यूबी बाई r²। यहां Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। F बराबर ये कांस्टेंट आता है क्यूए क्यूबी बाई r²। ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। ये फोर्स का क्या है? एक्सप्रेशन है। सर ये क्या है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कोलंबियन कांस्टेंट भी बोला जाता है। इस के का मान सर क्या होता है? अगर हम लोग के का मान याद रखें तो 9 × 10⁹ एसआई यूनिट में हम लोग के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इतना समझ लो कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब आप इसी तरह से करोगे
मतलब कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो नेचर, चार्ज का नेचर कैसा है उस हिसाब से डायरेक्शन आप तय कर लोगे, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सिव, अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव। ध्यान, एफ का मान हो जाएगा, के का मान रख लेते हैं यहां पर 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू ए पहला बॉडी का चार्ज इंटू क्यू बी दूसरा बॉडी का चार्ज। मैग्नीट्यूड वाइज रखा गया है, ध्यान रखेंगे क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना है। और सेपरेशन बिटवीन देम जो है उसका स्क्वायर। ये है बेटा कोलंबियन फोर्स का एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड वाइज। आप इस फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा, जब क्यू ए कूलम्ब में लिखें, क्यू बी कूलम्ब में लिखें और आर जो सेपरेशन है वो मीटर में लिखें। एफ जो है एफ फोर्स measured in Newton, if measured in Newton, if न्यूटन में होगा, if QA and QB are taken in coulomb and R is taken in मीटर। R जो है मीटर में लेते हैं, QA QB कूलम्ब में लेते हैं, तो हम लोग इस फोर्स का एक्सप्रेशन जो है जो मैग्नीट्यूड वाइज निकलेगा उसको न्यूटन में बोलेंगे। ये सारे तो आज इतना ही हम लोग पर इस क्लास को रोक देते हैं। अगले क्लास में इसमें देखेंगे, कुछ कंपेयर करेंगे फोर्स 1 कूलम्ब पर फोर्स जो है रखने पर क्या क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी पर फोर्स कैसे निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम लोग आप लोगों को यहां से वीडियो लेक्चर भेजते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।